चलो, मेरी स्क्रीन सबको विजिबल है, राइट? हम स्टार्ट करें? हाँ बोलो। मेरी स्क्रीन सबको विजिबल है? हाँ। हाँ तो इसे ठीक है। देखो, इजी चैप्टर है, जितने अपन ने पीछे पढ़े ना उसके कंपैरिजन में बहुत इजी चैप्टर है। जब चैप्टर 2 में तुम्हारा मन लग गया था या उसको में समझ में आ गया है, तो ये तो कोई बड़ी बातें नहीं है। नाम क्या है इसका? बिजनेस सर्विसेज। किसी का माइक्रोफोन ऑन है? मुझसे डिस्टरबेंस आ रहा है तो प्लीज उसको ऑफ कर लो। बिजनेस सर्विसेज। तो बिजनेस सर्विसेज सर्विस सेक्टर को बोलते हैं, एज सिंपल एज दैट। सर्विस सेक्टर क्या होता है? एक होता है एक इस तरह की इंडस्ट्री होती है जिसमें हम गुड्स बना के बेचते हैं, राइट? और एक इंडस्ट्री होती है जिसमें हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं लोगों को। जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो मैं सर्विस सेक्टर का पर्सन हूँ ना। तो एजुकेशन भी एक सर्विस सेक्टर में आती है चीज। तुम्हें कौन कौन से सर्विस सेक्टर पता है? बैंक, जिससे तुम बहुत कांटेक्ट में आते हो। हाँ, डॉक्टर, ओके। हॉस्पिटल भी एक सर्विस है, डेफिनेटली। उसमें कोई गुड्स खरीदने नहीं जाते हैं, हम सर्विस लेने जाते हैं, है ना? तो जनरली तुम हॉस्पिटल भी समझते हो, ठीक है, हॉस्पिटल भी आ गया इसमें, बैंक आ गया इसमें। और कौन सा जानते हो, सोचो। ये जो टेलीफोन यूज कर रहे हो तुम, कोई गुड्स तो मिल नहीं रहा तुम्हें, सर्विस मिल रही है, ठीक है। तो इस तरह की सर्विसेज होती है। ये सिर्फ एग्जांपल है कि कौन से बिजनेस हैं जो सर्विस सेक्टर में आते हैं। उससे रिलेटेड हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अगर तुम इसको सिर्फ इसका पहला पेज देखो, इंट्रोडक्शन के ऊपर जो पूरा फॉर्मेट दे रखा है, 4.1 2 3 4 5 6 7 8 9, सब नाम लिखे हुए हैं सर्विस के, और कुछ भी नहीं है। देखो, पहले शुरू किया उसने बैंकिंग सर्विसेज क्या होती है, उसका मीनिंग, उसका टाइप। बैंकिंग के नाम से दूसरा टॉपिक लिया, बैंक के नाम से तीसरा टॉपिक लिया, टाइप ऑफ बैंक अकाउंट। और उसका अगला टॉपिक भी वही है, बैंकिंग सर्विसेज। मतलब अपना आधे से ज्यादा चैप्टर। उसके बाद भी 4.6 भी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग या ई बैंकिंग। मतलब हमारा इस चैप्टर का मेजर पोर्शन कह लो, बैंक ही है। बैंक के बारे में पढ़ते जाएंगे, ठीक। क्या क्या पढ़ने वाले बैंक के बारे में जो इधर समझ में आ रहा है तुम्हें? बैंकिंग एक तो टॉपिक है, मतलब उस बैंकिंग क्या होता होगा वगैरह वगैरह। टाइप ऑफ बैंक अकाउंट, इसके बारे में तुम्हें काफी कुछ समझा चुका हूँ। किसी को समझ में आ रहा है बैंक अकाउंट में क्या आना चाहिए? सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, ये सब टाइप ऑफ अकाउंट ही तो हैं जो मैंने तुम्हें बताए हैं। उस तरह की बातें आएंगी इसमें। और वो डिटेल की सेविंग अकाउंट एक्चुअली क्या होता होगा, कैसा होता होगा। बैंकिंग सर्विसेज, कौन बैंक क्या क्या सर्विस देता है। तो हमारा पैसा डिपॉजिट करता है, हमें लोन देता है, ये दो चीज़ें तुम्हें पता है। लेकिन और भी चीज़ें, जब हमने अकाउंट्स पढ़ा है तो तुम्हें और भी चीज़ें समझ में आई है। बिल डिस्काउंट करा के देता है, याद है? हमारे बिहाफ पे किसी से पेमेंट लेता है, हमारे बिहाफ पे किसी में को पेमेंट कर सकता है, हमारे बिल्स को पे कर सकता है। बिल्स का पेमेंट मतलब जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह वगैरह। हमारे बिहाफ पे डिविडेंड रिसीव कर रहा था, इंटरेस्ट रिसीव कर रहा था। क्या याद आई ये बात? ये वही सब बातें आनी है इसमें। बैंकिंग मतलब एक बैंक अपने कस्टमर को कौन कौन सी सर्विस दे सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का मतलब तो, तुम तो जेनजी हो, जनरेशन, तो कैसे नहीं पता तुम्हें? तो ये इसको यूज करते हो। ये जो तुम यूपीआई यूज कर रहे हो, इट इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। एक बैंकिंग होती थी, पहले पैसे चाहिए होते थे या किसी को पैसे देने होते थे, तो कैसे देते थे? पहले तुम बैंक जाओगे, वहां से पैसे निकालोगे, फिर उस व्यक्ति को आके पैसे दोगे। अब कैसे देते हो? इलेक्ट्रॉनिकली। तो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे, बट कोई एक टॉपिक है। इसके अलावा मतलब मैं कह दूं कि इस चैप्टर में एक पूरा पार्ट बैंक है, और बाकी सेकंड पार्ट के अंदर तीन हिसाब है। इस चैप्टर में छोटे छोटे तीन हिसाब आएंगे दूसरे पार्ट में। उसको हम कह सकते हैं, एक है इंश्योरेंस, एक है पोस्टल,
और एक है टेलीकॉम। कौन कौन था उस दिन मेरी क्लास में जिस दिन मैंने ये सिखाया था कि चार्ट बना के पढ़ना चाहिए हमेशा? कौन कौन था उस दिन? एक पूरा आधा घंटा मैंने समझाने की कोशिश की थी कि नोट्स कितने इंपॉर्टेंस रखते हैं, खास तौर पे हर सब्जेक्ट को पढ़ने का अलग अलग टोन होता है। अकाउंट्स में मैं कभी ऐसे शुरू नहीं करता, अलग तरीके से शुरू करता। अभी हमने क्या किया पता है, इस चैप्टर का बर्ड आई व्यू लिया, और ये सिर्फ इसके लिए नहीं पढ़ा रहा, कभी लॉ पढ़ो, कुछ भी ऐसा पढ़ो जो थ्योरेटिकल है ना, और हमें उसमें कुछ कवर करना है, तो ऐसे ही शुरू किया करो। तो ये बर्ड आई व्यू है कि इस पूरे चैप्टर में मेरे पास एक पढ़ने को बैंक है, एक इंश्योरेंस है, एक पोस्टल सर्विस है और एक टेलीकॉम सर्विस है, और मैं सिर्फ सर्विस पे फोकस करके ये चैप्टर पढ़ने वाला हूँ। केवल दिमाग को इतना समझा दिया, ऐसे रफ में एक डायग्राम सा बना लिया। दिस इज नोट्स, ठीक है। ऐसा का ऐसा आंसर लिखना, उसमें से टिप के दैट, वो नोट्स नहीं होते, और वो किसी काम के ही नहीं होते। तुमने दूसरी किताब बना ली है, एक किताब से दूसरी किताब, जबकि हमें किताब से माइंड मैपिंग बनानी है। आगे चलते हैं। देखो, इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ में कोई खास बात नहीं लिखी है। क्या लिखा है सब लोग बुक में देखेंगे, सर्विस सेक्टर वर्ड यूज किया है। सर्विस सेक्टर याद है? 3 सेक्टर पढ़ रखे हैं अभी तक हमने, दिमाग वहां जाना चाहिए। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। वो जो टर्शरी सेक्टर था वो सर्विस सेक्टर ही होता है। और इस सर्विस सेक्टर में बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। वो बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के एग्जाम्पल के लिए उन्होंने यहाँ पे समझाया कि भाई, यहाँ पे हम कंज्यूमर को गुड्स की बजाय सर्विस देते हैं, और एग्जाम्पल लिख दिए उसके, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग एटसेट्रा। इसकी लिस्ट की कोई एंड नहीं है। हॉस्पिटल, एजुकेशन, ये सब जो तुम बोल रहे थे वो भी ऑब्वियसली सर्विस सेक्टर का हिस्सा है। तो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी वर्ड मैं पहले चैप्टर से सिखा रहा हूँ, मतलब एक ऐसी एक्टिविटी जिससे वी कैन अर्न सम लिविंग। तो ऐसी एक्टिविटी जिससे हम लिविंग अर्न करते हैं, और जिसमें हम गुड्स देने की बजाय सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं और कंज्यूमर की नीड और वांट को सेटिस्फाई करते हैं। ये जितने वर्ड मैंने बोले, इसमें से कौन सा तुम्हें नया लगा? ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इसमें हम गुड सर्विस प्रोड्यूस करते हैं, उस सर्विस से कस्टमर की नीड एंड वांट सेटिस्फाई होती है। इकोनॉमिक्स भी आया, नीड एंड वांट सेटिस्फेक्शन। इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस का पहला चैप्टर भी आया। तो हम जो पढ़ के आ रहे हैं, देखो वो आगे काम आ रहा है, अगर वो सेंसिबली पढ़ा है तुमने। इसकी डेफिनेशन तुम बना सकते हो बहुत अच्छी, सर्विस सेक्टर की। इसको समझ में नहीं आई बात बताओ। तो बोलो बोलो, क्या ये जो मैंने समझाई बात, ये समझ में आई कि हम जो पढ़ के आए उन्हीं भाषा में बन रहा है? अब देखो, इन्होंने मीनिंग और टाइप समझाया, तो मीनिंग के लिए केवल एक वर्ड यूज किया है इन्होंने। क्या यूज किया है? Business services refer to those services which are used by business enterprises to conduct their activity. Underline this word, used by business enterprises. ये used by business enterprises क्या होता है? Used by business, मतलब हम उन एक्टिविटीज पे फोकस करने वाले हैं जिनका यूज बिजनेस करते हैं, जिनका यूज, मतलब क्या है सर? मतलब ये है, इकोनॉमी में दो तरह के लोग पाए जाते हैं। वैसे तो और भी तरह के लोग पाए जाते हैं, पर बेसिकली तो पहले तुम टू सेक्टर इकोनॉमी समझो। एक होते हैं कंज्यूमर और एक होते हैं प्रोड्यूसर। वैसे तो एक गवर्नमेंट भी होती है, और वैसे तो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड भी होता है। किसी ने ये नाम सुना है क्या कि इकोनॉमी में कितने तरह के लोग होते हैं? 9th 10th की इकोनॉमिक्स में भी होगा ये बात। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, गवर्नमेंट, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, और इनकी डेफिनेशन भी होगी। ना याद आए तो ज़्यादा लोड मत लो, अगले साल आने वाला है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो अभी के लिए हम ये कह रहे हैं कि कंज्यूमर यूज करे वो वाली सर्विस, तो इसको भी लगती है भाई कंज्यूमर को। जैसे कि हॉस्पिटल वाली सर्विस कौन लेगा? हॉस्पिटल की सर्विस कौन लेगा? बिजनेस लेगा?
राइज ऑफ नेशन एकेडमी बीमार होके हॉस्पिटल जाने वाली है या मैं जाऊंगा? क्या लगता है तुमको? हॉस्पिटल की सर्विस इंडिविजुअल, मतलब कंज्यूमर के लेवल पे मैं वो सर्विस ले रहा हूँ। जैसे एग्जांपल के लिए हॉस्पिटल, एजुकेशन, हम इनको डिस्कस नहीं करने वाले इस चैप्टर में। हम इन सेक्टर्स को डिस्कस नहीं करने वाले, हम केवल प्रोड्यूसर को डिस्कस करने वाले। अब मुझे तुम सोच के बताओ, कंज्यूमर की तरह नहीं, एज अ बिजनेस वेंचर तुम कौन सी सर्विस लेते हो? क्या बैंक की जरूरत पड़ेगी? हाँ ना बोलना है लोगों को। बैंक की जरूरत पड़ेगी, बोलो हाँ या ना। ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस और वेयर हाउस जैसी चीजें। तुम बस एक अंडरस्टैंडिंग ले लो, हमें सारी नहीं पढ़नी इस चैप्टर में। हमने हमारा जो है एम्बियंस तय कर रखा है, हमने हमारी बाउंड्री खींच रखी है, बैंक, इंश्योरेंस, पोस्टल और टेलीकॉम। लेकिन कैटेगरी समझे, हम कंज्यूमर वाली सर्विसेज पे ज़्यादा सोचना ही नहीं है, ना इस पे क्वेश्चन आएंगे। तो हम, हमारा दायरा बर्ड आई व्यू चल रहा ना, थोड़ा सा समेट दिया हमने कि हमारा इस चैप्टर में फोकस केवल प्रोड्यूसर पे है, कंज्यूमर सर्विस पे नहीं। यही उसने मीनिंग में लिखा है। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। इसको नहीं आई है पूछो। इस चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे तो हम केवल कंज्यूमर प्रोड्यूसर सर्विस के बारे में सोचेंगे। बैंक, बैंक के लिए जो उसने एक लाइन लिखी ना, इसको लिखने के लिए रटने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तो मुझे बताओ बैंकिंग सर्विस में उसने क्या लिखा है, पढ़ के देखो। वो ये बोल रहा है बिजनेस एंटरप्राइज। हर चीज कंज्यूमर के लेवल से लिखना ही नहीं है, किसके साथ, किसके हिसाब से लिखनी है? बिजनेस एंटरप्राइज। इसलिए कैसे, इसलिए उसने कैसे शुरू किया सेंटेंस? एवरी बिजनेस एंटरप्राइज नीड फंड्स टू कैरी ऑन इट्स ऑपरेशन, बैंक प्रोवाइड फंड्स द बिजनेस। तो बैंक का काम है फंड देना। हर बिजनेस को फंड लगते हैं, तो बैंक का काम है फंड प्रोवाइड करना। मतलब बिजनेस की कैपिटल नीड को पूरा करते हैं ये लोग, बैंक्स। यस और नो? इसको मेरी बात समझ में? और कितना स्पेसिफिक है, तुम कनेक्शन देखो। अगर हमने सही कनेक्शन बनाया, वो क्या लिख रहा है सेंटेंस में? बिजनेस एंटरप्राइज को ये सर्विस देते हैं। क्या ये कस्टमर को नहीं देते? देते हैं। पर इस चैप्टर में हमारा फोकस केवल कौन सी सर्विसेज पे? वो सारी सर्विसेज जो बिजनेस एंटरप्राइज को मिल रही है, उन सर्विसेज पे। इसलिए वो ऐसे ही लिख रहा है। आई होप सबको क्लियर है ये बात। आगे चलते हैं। तो इसमें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं थी ना। बैंक क्या सर्विस देते हैं हमको पता है, फंड की नीड को पूरा करते हैं, किसी भी की भी हो, चाहे वो कस्टमर हो या बिजनेस एंटरप्राइज हो। हम बिजनेस एंटरप्राइज के लिए पढ़ रहे हैं, वहां पे भी सेम लिखा है। इंश्योरेंस क्या करता है, पता है तुम्हें इस चीज़ के बारे में? इंश्योरेंस है ना, क्या करता है? वन वर्ड में किसको बताओ, इंश्योरेंस क्या करता है? ये वर्ड सुना है तुमने? एडवर्टाइजमेंट में भी सुना है कई बार। स्क्रीन दिख रही है ना सबको? क्या लिखा मैंने? इंश्योरेंस क्या करता है? रिस्क कवर। एज अ बिजनेस एंटरप्राइज हमारे गुड्स होते हैं, प्लांट एंड मशीनरी होती है। अभी हमको पता है ना, डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ के आए, एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, असेट खराब हो गई, गुड्स में आग लग गई, ये सब क्या है? ये सब रिस्क है। और इस रिस्क को क्या करते हैं हम? कवर करते हैं, प्रीमियम देते रहते हैं। अगर कल को ऐसी कोई दुर्घटना हो गई तो हमें उसका कंपनसेशन मिल जाएगा। और मुझे बताओ, अगर ऐसी व्यवस्था ना हो तो कितने लोग होंगे जो बिजनेस डर के मारे ही नहीं करेंगे? क्योंकि अगर आज उन्होंने मशीन खरीदी बहुत महंगी, करोड़ों की गुड्स खरीदा, उसको बना के जब वो बेचेगा तब पैसा आएगा। उसने लोन वोन लेके ये सब किया है, और कल को उसका गुड्स जल गया, खराब हो गया, चोरी हो गया, मशीन डिस्ट्रॉय हो गई, बंदा क्या करेगा? वो लोन कैसे भरेगा? कमाना तो छोड़ दो, उसे ये सर्विस चाहिए या नहीं चाहिए? क्या कहते हो? इसके बिना बिजनेस करना पॉसिबल नहीं है। तो उसको ये जो सारी रिस्क होती है ना, इसको कवर करने के लिए सर्विस चाहिए होती है, और वो सर्विस इंश्योरेंस बिजनेस देते हैं। और ये रिस्क कवर वर्ड तुमने कई बार सुना है, एडवर्टाइजमेंट में भी सुना होगा। तो बिजनेस एंटरप्राइज की नीड है कि उसे क्या चाहिए? प्रोटेक्शन। किससे? रिस्क से। आई होप बात समझ में आ गई।
और मतलब प्रोटेक्शन, सेफ्टी। किसी को कुछ पूछना है तो बता दो जल्दी से। कम्युनिकेशन के बारे में क्या कहते हो? ये भी एक सर्विस है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कैसे होता है सर, क्या होता है? ये वर्ड के बारे में तुम्हें पता नहीं? अपनी बात लोगों तक पहुंचाना, बिजनेस की पूरी एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग कैसे हो पाती है, उसे सर्विस लेनी पड़ती है बहुत सारी जगह से, बहुत सारे तरीके की। जैसे इंटरनेट सर्विस लेनी पड़ती है, टेलीफोन सर्विस लेनी पड़ती है, एड और भी है। जैसे कोई टीवी चैनल है, न्यूज़ चैनल है, या कोई एंटरटेनमेंट चैनल है, उसके ऊपर अपना एडवर्टाइजमेंट दिखाना है तो उनकी सर्विस लेनी पड़ती है। वो अपने कस्टमर तक अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटीज कैसे पहुंचाएगा अगर वो ये सर्विसेज नहीं लेगा? यू गेटिंग माई पॉइंट? मेरी बात सबको समझ में आ रही है क्या? बोलो जी बोलो। तो कम्युनिकेशन सर्विस पे क्या एक्सप्लेन करना होता है? बिजनेस नीड है। कैसे है ये बिजनेस नीड? क्योंकि किसकी नीड? बिजनेस एंटरप्राइज की। कौन सी नीड? उसको अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटीज, ये सब उस मतलब यूटिलिटी, मतलब उससे जो सेटिस्फैक्शन उनको मिलेगा, इस सब को कस्टमर तक पहुंचाना है, के लिए उसे सर्विस चाहिए। अगली सर्विस तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ट्रांसपोर्ट का मतलब ही होता है कि आपने जो भी एज अ बिजनेस एंटरप्राइज आपने जो भी गुड्स बनाया वो लोगों तक पहुंचाना है, और गुड्स बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो सप्लायर से लाना है, फिनिश प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाना है, और रॉ मटेरियल सप्लायर से लाना है। तो ये जो दोनों तरफ आना जाना है गुड्स का, वो किसके थ्रू होगा? हमें सर्विस चाहिए किसकी? ट्रांसपोर्ट की। तो ये सारी हर चीज एक्सप्लेन बस किस चश्मे के साथ या किस सेंटेंस के साथ शुरू करो? बिजनेस एंटरप्राइज को ये सर्विस क्यों चाहिए? गुड्स लाने ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए, कस्टमर तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कम्युनिकेशन चाहिए, रिस्क को कवर करने के लिए जो लॉस हो सकते हैं, उसे चांस ऑफ लॉसेस हैं गुड्स को लेके या प्लांट एंड मशीनरी को लेके, उसको कवर करने के लिए इंश्योरेंस चाहिए, और फंड्स के ट्रांसफर करने के लिए, कहीं से पैसा लेना है, किसी को पैसा देना है, उन सब के लिए बैंकिंग चाहिए। इसको समझ में नहीं आई बात? बोलो बोलो। ये वेयर हाउसिंग क्यों चाहिए होती है सर? ना, थोड़ा ज्ञान की बात करूंगा। और हाँ बिल्कुल। क्या होता है, जब कोई गुड्स बनाया जाता है, तुम्हें क्या लगता है एक एक यूनिट बनाते होंगे या थाउजेंड्स में यूनिट बनाते होंगे? जितना बड़ा लेवल पे प्रोडक्शन करते हैं ना, इकोनॉमीज ऑफ स्केल बोलते हैं इसको। जिस जितने बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करते हैं उतनी पर यूनिट कॉस्ट छोटी आती है। इसलिए तो बड़े बिजनेसमैन चीजें सस्ती बेच पाते हैं मार्केट में। एक एग्जांपल के लिए सोचो, एक एग्जांपल ले लेते हैं, केले ना ठेले पे मिल रहे हैं और रिलायंस स्मार्ट पे मिल रहे हैं। बताओ किसकी कैपेसिटी होगी कि वो सस्ता केला बेच सकता है? कितने लोगों को लगता है ठेले वाला? रिलायंस वाला, ना कि ठेले वाला। रीजन, लॉजिक तुम्हें? यस। जब वो इतना कम स्टॉक बाजार में खरीदने जाता है तो उसको रेट बहुत हाई मिलते हैं। रिलायंस वाले को अगर स्टॉक खरीदना है तो वो कहाँ से खरीदता है पता है? जहाँ खेती होती है, उस फार्मर से ट्रक के ट्रक खरीदता है और अपने डिपार्टमेंटल स्टोर तक पहुंचाता है। इसको सस्ता पड़ेगा। ठेले वाले ने कहाँ से खरीदा पता है? वो जब तुम्हारे यहाँ मंडी में सुबह जो भी ऑक्शन होता है उसमें। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? भयंकर ह्यूज डिफरेंस है। दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। तुम कुछ कपड़ा खरीदने जा रहे हो, ठीक है? तो एक रिटेलर तो अपने यहाँ से कपड़ा बस खरीद के लाया और तुम्हें बेच रहा है, और एक ऐसा प्रोड्यूसर जिसने खुद बनाया है, वो कपड़ा बना, पहले उसने धागे से कपड़ा बनाया, कपड़े से शर्ट बनाया, शर्ट की ब्रांडिंग करी और तुम्हें बेच रहा है।
ज्यादा कैपेसिटी किसके पास है बेचने की, सस्ता पता है उसके पास। पर उसके साथ एक समस्या है, मैंने तुम्हें कहा ना, वो अकेले अकेले यूनिट नहीं बनाता, छोटे छोटे यूनिट नहीं बनाता, वो एक साथ बहुत बड़ा प्रोडक्शन करते हैं, तभी वो पर यूनिट कॉस्ट को छोटा रख पाते हैं। पर यूनिट कॉस्ट छोटा करने के चक्कर में वो ह्यूज प्रोडक्शन करते हैं और एक साथ सारा प्रोडक्ट बिकता नहीं है। तो क्या करके रखनी पड़ती है, स्टॉक मेंटेन करके रखना पड़ता है। जैसे जैसे नीड हो और जिस जिस लोकेशन पे नीड हो हम उसे ट्रांसपोर्ट करके पहुंचाते रहते हैं। इसलिए क्या करनी पड़ती है, वेयर हाउसिंग। ये बिजनेसमैन की नीड है। तो प्रोडक्शन के टाइम से, कहां से, प्रोडक्शन टाइम से कहां तक, कंजम्पशन टाइम तक, जो हम उस प्रोडक्ट का ख्याल रखते हैं वही कहलाती है वेयर हाउसिंग। मेरी बात समझे क्या? देखो लाइन पढ़ के यही लिखा है कि नहीं, वेयर हाउसिंग इज नीडेड, मतलब ये जरूरत है, किसकी जरूरत है, ऑब्वियसली बिजनेस एंटरप्राइज की, कि वो गुड्स को स्टोर करे कहां से कहां तक, प्रोडक्शन टाइम से लेके जब तक वो कंज्यूम नहीं हो जाते। मेरी आवाज आ रही है? क्या मेरी ये बात सबको समझ में आ गई है, किसको डाउट है? बाकी लोगों से भी सुनना चाह रहा हूँ। अभी तक हमने बस, अगर नोट्स ये कह रहे हैं कि हमने केवल ये 1.5 पेज पढ़ा है और इसको पढ़ने में कितना टाइम लगना चाहिए, चलो देखें। इस चैप्टर में एक पार्ट हम पढ़ चुके हैं, इसका इंट्रो। बिजनेस सर्विस पढ़ने वाले हैं, दो दो पार्ट में चैप्टर बटा हुआ है, बैंक, इंश्योरेंस, पोस्टल और टेलीकम्युनिकेशन। हम इस चैप्टर में केवल वही चीजें पढ़ेंगे बिजनेस सर्विस की जिनका यूज बिजनेस एंटरप्राइज करते हैं, ना कि कंज्यूमर। टाइप ऑफ सर्विस जो बिजनेस एंटरप्राइज यूज करेंगे, तो इसलिए इनको सर्विस नहीं बोल रहे, हम इसको बोल रहे हैं टाइप ऑफ बिजनेस सर्विस। टाइप ऑफ बिजनेस सर्विस मतलब हमने स्पेसिफिक कर दिया जिनका यूज बिजनेस कर रहे हैं। अगर मैं सिर्फ टाइप ऑफ सर्विस लिखता है इसका मतलब सारी कम्युनिटी, मतलब फिर उसमें बिजनेस भी आ जाते हैं और कंज्यूमर भी आ जाते हैं। लेकिन जब हम लिखते हैं टाइप ऑफ बिजनेस सर्विस तो इसका मतलब है इनका यूज केवल बिजनेस कर रहे हैं। तो कितनी पढ़ी हमने, बैंक, इंश्योरेंस, चैप्टर में भी हमको ये दोनों पढ़ने हैं, ट्रांसपोर्ट ये भी पढ़ना है, और इसके अलावा पोस्टल और टेलीकम्युनिकेशन। तो वो ये, इसमें से ये कम्युनिकेशन में टेलीकम्युनिकेशन कवर है, और एक वेयर हाउसिंग। तो ये हमारा ओवरऑल पढ़ने का लॉजिक हुआ। पर्पस में जो जो तुम्हें समझ नहीं आए हो एक बार में बोल देते हैं। बैंक, ये सर्विस, बैंकिंग की सर्विस बिजनेस को इसलिए चाहिए क्योंकि उसे फंड चाहिए, तो फंड नीड को पूरा करती है। फंड कहीं से लेना, कहीं पे देना, उधार लेना, एटसेट्रा। इंश्योरेंस सर्विस इसलिए चाहिए क्योंकि उसके पास जो भी गुड्स, प्लांट एंड मशीनरी वगैरह है उस पर प्रोटेक्शन चाहिए। कम्युनिकेशन किसको करना है, उसकी नीड है कि उसके गुड्स के बारे में, बिजनेसमैन ये चाहता है उसके गुड्स के बारे में उसके कस्टमर तक बात पहुंचे, मतलब उसके गुड्स की यूटिलिटी क्या है इस बारे में बात पहुंचे, उसके पास कितनी क्वांटिटी का गुड्स है, किस रेट पे अवेलेबल है, वगैरह वगैरह इंफॉर्मेशन कस्टमर तक पहुंचे, इसके लिए उसे सर्विस की जरूरत पड़ती है। तो कम्युनिकेशन भी एक ऐसी बिजनेस सर्विस है जिसकी नीड है बिजनेसमैन को। ट्रांसपोर्ट सर्विस उसे चाहिए अपने गुड्स को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए और रॉ मटेरियल को सप्लायर से लाने के लिए। वेयर हाउसिंग की सर्विस बिजनेसमैन को इसलिए चाहिए कि प्रोडक्शन टाइम से लेके कंजम्पशन टाइम तक उसे मेंटेन, उस गुड्स को स्टोर कर सके। जितने वर्ड में मैं बोल रहा हूँ, अगर इतने वर्ड तुम्हारे दिमाग में है और अगर ये सही में तुमने सीख लिए तो चैप्टर में एक तो ये बहुत सारी जगह यूज आएंगे और इन वर्ड्स को लिखने पे तुम्हें मार्क्स भी मिले। बाकी तो वन टाइम रीडिंग है। मेरी बात समझ में आई, नोट्स कैसे बने, और नोट्स केवल 5 मिनट के भी नहीं है, ये 2-3 मिनट में पढ़ लोगे आप। तो एक बार अगर उस थ्योरी को पढ़ रहे हो ना तो ऐसी मेहनत कर लो कि उसको बार बार उतनी मेहनत ना करना पड़े। पीछे के चैप्टर पे भी यही हाल होने चाहिए तुम्हारे, नहीं है तो अगली बार जब पढ़ना तो ऐसे पढ़ना, कि आदत डालोगे तो इम्प्रूव होते जाओगे। ठीक है, अगले टॉपिक पर चलते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है सबको? मैंने क्यों ऐसे करके दिखा दिया तुम्हें एक बार प्रैक्टिकली। लास्ट लेक्चर मैंने इसी बात पे लिया था कि मैं तुम्हें फिर हेल्प करूंगा, फिर सपोर्ट करूंगा, फिर मोटिवेट करूंगा कि नोट्स कैसे बनाने हैं, क्या मतलब है मेरा नोट्स बनाने को लेके।
डन? बोलो जी बोलो। अभी एग्जाम टाइम है, अभी तुम मोटिवेटेड हो, अभी अपने आप को इस आदत में डाल लोगे ना तो डल जाएगी आदत। चलो, बैंकिंग की बात करते हैं। बैंकिंग क्या होती है? तो बहुत सारी कहानी लिखी है, तो जो कहानी काम की है ना उतनी बता देता हूँ। ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 को अंडरलाइन करो। तुम्हें इससे डरना नहीं चाहिए, मैं तो इस ये सारी बातें तुमसे शुरू दिन से कर रहा हूँ। ये क्या लग रहा है तुम्हें, क्या है ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949? खासतौर पे सेजल को तो पता ही होना चाहिए। हाँ जी सेजल, क्या है ये? हाँ अच्छा। और क्या लगता है तेरे को? बिल्कुल बिल्कुल ठीक। और क्या लगता है? जो भी बैंक बनता होगा वो इसके अकॉर्डिंग्स में बनता है, और जो भी बैंक फंक्शन करता होगा वो इस दायरे को क्रॉस नहीं करेगा कभी भी। इन लॉ इस लॉ की इस एक्ट को कंप्लाई करना उस पर मैंडेटरी होगा इंडिया में डेफिनेटली। कोई भी एक्ट किसी बॉडी के लिए अगर बनाया जाता है तो ये सेंटेंस दिमाग में आने चाहिए कि उसका फॉर्मेशन या क्रिएशन इस एक्ट के अकॉर्डिंग्स में होगा। जैसे पार्टनरशिप का क्रिएशन या फॉर्मेशन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग्स में होता है, कॉन्ट्रैक्ट छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट भी बनाते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग्स में होता है। वैसे ही कोई बैंक बनता होगा ना इंडिया में, किसी को बैंक बनानी है, सोचो तुमको बैंक बनानी हो कभी, तो ये एक्ट काम आएगा। इस एक्ट को पढ़ना पड़ेगा, इस एक्ट में जो दिया है उसको फॉलो करना पड़ेगा, तब आप एक बैंक बना पाओगे और उस बैंक को चला पाओगे। तो बनाने के लिए और चलाने के लिए ये एक्ट है। ये चीज क्लिक हो जानी चाहिए दिमाग। क्या बाकी लोगों को भी मेरी बात समझ में आ गई? सबसे काम की बात यही थी, क्योंकि हम बैंक के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसने सबसे बेसिक बात लिख दी है बैंक की, कि इंडिया में बैंक इस एक्ट के अकॉर्डिंग में बनते हैं और चलते हैं। टेल मी इसको बात समझ में नहीं आई? अरे बोलो। नाम याद रख लो, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1999, इंडिया के आज़ाद होने के 2 साल बाद रेगुलेशन एक्ट बना लिया था। आगे चलते हैं, इनका काम क्या है? वो कह रहे हैं बैंक को डिफाइन करता है। मैंने तो कहा था कि इंडिया में बैंक से रिलेटेड सारी बातें इस एक्ट के हिसाब से चलेगी, बाकी ढूंढो ही मत कुछ। जैसे कंपनी, हमने जो भी पढ़ा कंपनी में, हमने उसकी डेफिनेशन तक क्या पढ़ी? कंपनीज एक्ट बताएगा कि क्या डेफिनेशन होगी। ऐसे ही बैंक के बारे में पढ़ना है इंडिया में तो क्या पढ़ना पड़ेगा? बैंकिंग लाइन के हिसाब से चलना पड़ता है। ये इस चीज़ की जनरल नॉलेज अब तुम्हें तो इसी एक्ट ने बैंक को डिफाइन किया है। तो ये डेफिनेशन मन की नहीं है। उन्होंने क्या लिखा है डेफिनेशन? अच्छा, डेफिनेशन तुम्हें समझ में आएगी बहुत आराम से। एक वर्ड है एक्सेप्टिंग, एक वर्ड है लेंडिंग। तुम्हें पता है इन दोनों वर्ड का मतलब? चलो दोनों के लिए एक ही वर्ड। हाँ, एक और वर्ड है इन्वेस्टिंग। ये तीनों चीजें किसको लेके हैं? डिपॉजिट ऑफ मनी, मतलब मनी कलेक्शन, पैसा। तो 1 लाख रुपए एक्सेप्ट कर ले, लैंड कर, 1 लाख रुपए एग्जाम्पल है, तो डिपॉजिट ऑफ मनी को एक्सेप्ट करना, डिपॉजिट ऑफ मनी को लैंड करना, डिपॉजिट ऑफ मनी को इन्वेस्ट करना। जब तुम पैसे बैंक में देके आते हो, क्या लगता है तुम्हें बैंक वाले क्या करते होंगे उसका? जो तुम बैंक में पैसे डिपॉजिट करके आते हो, तुम्हें क्या लगता है बैंक वाले उस डिपॉजिट का क्या करते होंगे? उस डिपॉजिट को वो लोग इन्वेस्ट कर देते, लैंड कर देते। वो जब बैंक की तरफ से, जब बैंक वाले लैंड करते हैं तो समझते हो इस बात को? बैंक वाला लैंड कर रहा है मतलब बैंक वाला इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ये इमेजिनेशन समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ? उससे रिटर्न कमाएगा ना। इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन क्या होती है? आपने कहीं पैसा लगाया, उससे आप कुछ रिवॉर्ड कमाओगे। तो बैंक वाला जब भी किसी को लोन देता है तो बैंक, थोड़ी देर बैंक बन के देखो, तुमने किसी को पैसे दिए हैं, उससे तुम वापस भी पैसे लोगे और उस ब्याज भी लोगे। ये एक इन्वेस्टमेंट हुआ कि नहीं हुआ?
तो तुम जो डिपॉजिट करते हो बेसिकली वो उससे क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, लेंडिंग करता है। हाँ, एक्चुअली लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट वर्ड में थोड़ा अंतर इतना है कि इन्वेस्टमेंट अगर मैं एग्जैक्ट डिफाइन करूं तो लेंडिंग एक्चुअली बस पैसा लेके पैसा देना होता है। इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं होता, इन्वेस्टमेंट एक ज्यादा ब्रॉडर टर्म है लेंडिंग से। मतलब एक कहूँ कि इन्वेस्टमेंट एक बड़ा बलून है, लेंडिंग है उसके अंदर ही छोटा बलून है। इन्वेस्टमेंट क्योंकि आप जमीन पे कर सकते हो, बिल्डिंग पे कर सकते हो, शेयर मार्केट में कर सकते हो, बहुत सारे तरीके के इन्वेस्टमेंट होते हैं। लेंडिंग भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट ही, क्या मेरी बात सबको, इसीलिए वो बार बार और करके लिख रहा हूँ उसको। दोनों अलग अलग टर्म नहीं है, सिमिलर टर्म है। तो डेफिनेशन पढ़ लो, हो गई डेफिनेशन, कोई दम नहीं है इसमें। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 ये कहता है कि वो सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो किस पर्पस को सर्व कर रही है, पर्पस वर्ड को अंडरलाइन करो, पर्पस, उनका गोल क्या है, वो सारी ऑर्गेनाइजेशन जिनका गोल क्या है पता है, एक्सेप्ट करना डिपॉजिट, लैंड करना डिपॉजिट, एक्सेप्ट करना डिपॉजिट, लैंड करना डिपॉजिट, और इन्वेस्टमेंट्स करना जो आपके पास एक्सेप्टेंस पड़ा है उसका, ये सारा जिस ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस होगा उसको हम बैंक कहेंगे। हेलो हेलो हेलो, एक पार्ट पढ़ा दिया मैंने, किसी को डाउट? हाँ बोलो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, अंडरलाइन करो पब्लिक। ये सारा कुछ तुम्हें प्राइवेटली नहीं करना है। आप अगर बैंक हो तो आपके ऊपर ये नेसेसरी है कि ये सारा कुछ आप जनरल पब्लिक से कर रहे हो, मतलब आपने उसके अंदर कोई स्पेसिफिकेशन नहीं बना रखे। जो भी व्यक्ति आएगा उससे तुम मना नहीं करोगे, वो आपके अकाउंट खुलवा सकता है, आपके पैसे जमा कर सकता है, आपसे लोन ले सकता है। तो किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को आप हाँ या ना नहीं कह सकते। बात समझ में आ गई? बोलो बोलो बोलो। ये पब्लिक वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली बात, द डिपॉजिट शुड बी रिपेबल ऑन डिमांड और ऑन एक्सपायरी ऑफ अ टर्म और आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड। ये जो अगली कहानी है ना, रीपेबल ऑन डिमांड, इस पे थर्ड पॉइंट लिखो। थर्ड पॉइंट, रीपेबल ऑन डिमांड। क्या मतलब है इसका? दो तरह के अकाउंट होते हैं, तुम्हें याद हो तो। पहला सेविंग, दूसरा करंट, और अगर पढ़ना है तो एफडी। ये सेविंग और करंट जो है ये डिमांड डिपॉजिट से, मतलब कस्टमर आपके अकाउंट में पैसे डाल के जाएगा और जिस दिन उसको जरूरत होगी उस दिन आएगा और पैसे ले लेगा। जैसे तुम एटीएम कार्ड से पैसे ले लेते हो, यूपीआई से ट्रांजेक्शन कर देते हो, पेमेंट कर देते हो, ये क्या है, तुम्हारी मर्जी होती है तब पेमेंट कर देते हो ना। मतलब तुम जब डिमांड करते हो तब बैंक को पैसे देने पड़ते हैं उसी समय, आया ना। और उसके बहुत सारे तरीके देने पड़ते हैं। तुम बैंक की ब्रांच से जाके निकाल लो, मतलब विड्रॉ कर लो, तो बोलते हैं विड्रॉ करना। तुम किसी को चेक लिख के दे दो, किसी के लिए ड्राफ्ट बना के दे दो, और अब तो यूपीआई जैसी चीजें भी है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट भी कर दो। मतलब आपका पर्पस तीन चीजों पर टिकी है डेफिनेशन। हेलो जी हेलो, मेरी आवाज आ रही है कि कहीं मैं अकेली पढ़ रहा हूँ, अकेली पढ़ा रहा हूँ? पहली चीज है पर्पस। स्क्रीन रुक गई क्या? एक सेकंड, मैंने अभी जस्ट एक ही चीज, अगर आ जाए तो बताना।
बेसिकली 3 चीजों पे हम टिके हैं। पर्पस, पर्पस क्या है? पर्पस ये ऊपर वाले हैं, एक्सेप्टिंग, लैंडिंग, इन्वेस्टिंग, डिपॉजिट, मनी। दूसरे वर्ड में केवल एक चीज सिखाई मैंने, पब्लिक। ये सब कुछ आप किसके साथ करोगे? पब्लिक के साथ। और तीसरे वर्ड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिखाई कि, तीसरा क्या इंपॉर्टेंट सिखाया अभी लास्ट, बताओ? यस, पी पेबल ऑन डिमांड। मतलब लोगों के साथ रिपेबल, उनका जो पैसा है वो आपको ऑन डिमांड रिपेबल करना पड़ेगा। इसको समझ में नहीं आई बात? बोलो बोलो बोलो। पूरी पैराग्राफ खत्म होता है, ये 3 वर्ड लिखे हैं सिर्फ, एक्सेप्टिंग, लैंडिंग, इन्वेस्टिंग। और यहां भी केवल 3 वर्ड लिखे हैं मैंने। ये पर्पस है इनका, पब्लिक के साथ करना है, और रिपेबल और डिमांड करना है वेरियस मोड से। मतलब विड्रॉ भी कर सकता है सामने वाला, यूपीआई पेमेंट भी कर सकता है, चेक बना के भी दे सकता है, ड्राफ्ट भी दे सकता है। पूरा टेक्निकल टॉपिक है रटने की बात। टेल मी, क्या मेरी बात से सहमत हो? समझ में आ गई बात? ये बोलो जी बोलो। ठीक है, अब हम पढ़ सकते हैं इसको। पूरा पैराग्राफ में कुछ भी और नहीं है। वो देखो नीचे उसने इस डेफिनेशन को इट मीन्स करके लिखा है कि बैंक शुड बी एक्सेप्टेंस ऑफ, there should be acceptance of deposit, the deposit should be received from public, the deposit should be repayable on demand on expiry of the term or after a specified period, the purpose of deposit should be lending or investment। मतलब जो भी डिपॉजिट उनके पास आते हैं वो उसको लैंड या इन्वेस्ट करते हैं और उन्हें रिपेबल ऑन डिमांड करना पड़ता है। आई डोंट थिंक इसमें इससे ज़्यादा की जरूरत है। तो ये मीनिंग हो गया पूरा बैंक का। पर सबसे काम की चीज़ ये है कि ये चलता किससे है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से। और ये जो डेफिनेशन हमने पढ़ी कि बैंक किसको कहेंगे हम? बैंक जो ये करता हो, ये 3 काम जिनका पर्पस हो एक्सेप्टिंग, लैंडिंग, इन्वेस्टिंग, जो पब्लिक के साथ ये सब करते हैं, और जो पब्लिक का पैसा रिपेबल ऑन डिमांड कर देते हैं वेरियस मोड से। मतलब पब्लिक को वो सारे ऑप्शंस देते हैं कि आप हमारे बैंक से पैसे निकाल लो, एटीएम से पैसे निकाल लो, यूपीआई से पेमेंट कर दो, चेक बना दो, ड्राफ्ट दे दो, एटसेट्रा। ये हो गया तुम्हारा बैंकिंग की डेफिनेशन। किस किस को बैंकिंग की डेफिनेशन समझ में नहीं आई? पूछो। आ गई तो नोट समझ में आए? स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, पहले काम का नोट से, बाकी तो रीड ओनली ही थे। स्क्रीनशॉट हो जाए तो बताओ। क्या सभी के साथ ये समस्या है? नहीं है तो स्क्रीनशॉट बना के इसको भेज दे, वो ग्रुप पर डाल देना। तो एक बार एग्जिट करके एंटर कर ले रिद्धिम जल्दी से, अगले टॉपिक पे जाऊं उसके पहले। आ गई? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले ले। के बाद देखो ज़्यादा हैवी नहीं करूँगा, थ्योरी है। क्या तुम मुझे ये सपोर्ट दोगे कि मैं थोड़ा अभी पढ़ा दूँ और एक चैप्टर में उस पर चलाऊँ ऑनलाइन, उस पर 5वां चैप्टर चलाने के मूड में हूँ मैं, क्या बोलते हैं, वीडियोस डालूंगा। बट उसके साथ भी तुम ईमानदारी से 20-25 मिनट, आधा घंटा, जितने का भी मैंने डाला है रोज, वो कवर करोगे? बोलो, एग्री? तो मैं इसका बस अगला टॉपिक पढ़ा के छोड़ दूंगा। चौथा चैप्टर 5वां चैप्टर पैरेलल चालू हो जाएगा। 15-20 मिनट इसको पढ़ने के, 15-20 मिनट उसको पढ़ने के, नोट्स बना के दे रहा हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा लोड पड़ेगा फिर तुम। हाँ, मंडे को क्लास और चाहो तो ऑफलाइन रख लेंगे, और उस दिन फिर दोनों ऐसे ही पढ़ लेंगे जैसे हम यहाँ पढ़ रहे हैं। ठीक है, आखिरी टॉपिक आज का, टाइप ऑफ अकाउंट्स। बहुत इजी है। क्या लिखा है देखो, बैंक अकाउंट इज रिकॉर्ड ऑफ, क्या ये वर्ड समझ में आता है? बैंक अकाउंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। 11th में मेरे से नहीं पढ़े होते तो ये लाइन कैसे समझते हो और अभी कैसे समझते हो, जरा बताना। क्या लिखा है ये? बैंक अकाउंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बिटवीन कस्टमर एंड बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। क्या कहते हो?
क्या इमेजिनेशन बन रहा है? तुमने बैंक अकाउंट बनाया है? क्या सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन लिखे थे जो कस्टमर मतलब वो जिस बिजनेस के लिए हम लिखते हैं उसके और बैंक के बीच में हुए थे? ये एक रिकॉर्ड है, इसी को हम बैंक अकाउंट कहते हैं। सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड हम उसको और अच्छे डेबिट क्रेडिट करके करते हैं। आगे देखो, बैंक ऑफर सेवरल टाइप ऑफ अकाउंट टू कैटर मतलब सर नीड ऑफ ऑल सॉर्ट ऑफ इंडिविजुअल। अलग अलग टाइप के लोगों की अलग अलग नीड होती है और उनके हिसाब से हम अलग अलग टाइप का अकाउंट बनाते हैं। तो किसी को जरूरत होती है सेविंग अकाउंट की, किसी को जरूरत होती है, एक और नाम कौन सा बताता हूँ हर बार, करंट अकाउंट। बिजनेस जो लोग ज्यादा बिजनेसमैन होते हैं वो ज्यादा यूज करते हैं करंट अकाउंट। ठीक है, अकाउंट से होता क्या है मेजरली, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? फंड जमा करना, फंड बोरो करना, है ना। एक हो सकता है लोन अकाउंट। फंड जमा करना, फंड बोरो करना, फंड ट्रांसफर करना एक जगह से दूसरी जगह, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फंड ट्रांसफर करना, मोबिलिटी ऑफ फंड्स लेके आना। क्योंकि तुम समझो अब हमें कितना आसान लगता है, यहां से हम चाहे तो मुंबई से कोई चीज खरीद ले, वो हमें गुड्स भेज देगा, हम उसे पैसे भेज देंगे अभी के अभी और दोनों सेटिस्फाइड है। आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले मुश्किल थी, उसके 20 साल पहले तो बहुत ही मुश्किल। क्या तुम मेरी बात समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ? ये आसान कौन कर रहा है? इतना बिजनेस क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि 1 सेकंड में पैसे जाते हैं, 1 सेकंड में उधर से माल निकल जाता है, इधर से पैसे चले जाते हैं। इसलिए लोगों का बिजनेस, जब लोगों को ट्रस्ट नहीं था वो सामने से पैसा भेजेगा कि नहीं, पैसा कब आएगा, चेक है, चेक बाउंस हो गया तो, डीडी है, पता नहीं मेरे साथ फ्रॉड हो गया तो, ये बैंक का डीडी हो ही ना, किसी ने ऐसे ही प्रिंटर पे इंक चेंज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लगा के दे दिया मेरे को डीडी, क्या ऐसे फ्रॉड होते थे? बिल्कुल। लोगों में ट्रस्ट नहीं था, एक दूसरे के साथ बिजनेस नहीं करते थे जिनको जानते पहचानते नहीं थे। मतलब इस तरह के बिजनेस जिसमें बड़ा सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, क्रेडिट पे भेजना है, बाद में पेमेंट आएगा, बहुत मुश्किल से। अब वो चीजें सॉर्ट आउट करी है किसने? बैंक्स ने, खासतौर पे क्या करके? मोबिलिटी ऑफ फंड को लाके। बोलो जी बोलो, क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ हाँ। टोटल कितने अकाउंट दे रखे हैं उन्होंने? टोटल कितने अकाउंट दे रखे हैं उन्होंने? पता है इनको कैसे पढ़ने की कोशिश करना है हमको? अल्टीमेटली कंपैरेटिव स्टडी, ज्यादातर चीजें याद रहेंगी। कहीं पीछे देखो तो एक बार पेज पलट के, कंपैरेटिव दे रखा है क्या इन्होंने? नहीं दे रखा है तो खुद बनाओ। पीछे कोई कंपैरिजन दे रखा है? देखो, सेविंग और करंट का कंपैरिजन बता देता हूं। सेविंग में रिस्ट्रिक्शन लगने चाहिए या नहीं लगने चाहिए? विड्रॉल पे उसका नाम सेविंग रखा है अपन ने, सेजल। तो रोज जाके पैसे जमा कर बैंक को, तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे तेरे पे, आने देंगे पैसा। रिस्ट्रिक्शन किस पे लगाएंगे? विड्रॉल पे। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? हाँ। रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है? प्रोहिबिशन या रोक टोक, या ये मतलब कि सब्जेक्ट टू कंडीशन? रिस्ट्रिक्शन का मतलब प्रोहिबिशन होता है कि सब्जेक्ट टू कंडीशन अलाउ होता है? बताओ। हाँ, रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है कि आप कुछ कंडीशन फुलफिल करो तो हम आपको अलाउ करेंगे, आप वो कंडीशन फुलफिल नहीं करोगे तो हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। रिस्ट्रिक्शन ऑन डिपॉजिट्स होते हैं कि नहीं सेविंग पे? नहीं होते, का नाम ही सेविंग अकाउंट है। रोज डिपॉजिट करो जाके बैंक में, बैंक बोलेगी वेलकम। लेकिन जब तुम विड्रॉ करने जाओगे तो क्या लगाएगी? रिस्ट्रिक्शन।
तो विड्रॉल पे रिस्ट्रिक्शन लगाएगी, डिपॉजिट पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बुलेट नंबर 3 देखो जरा बुक में अपनी, क्या लिखा है? बोलो बोलो बोलो, क्या लिखा है? पढ़ना पड़ेगा किसी को। अरे प्राणी, बुलेट नंबर 3 सेविंग अकाउंट में, बुलेट बुलेट मतलब जहां डॉट चालू हुए, 1 2 3, थर्ड डॉट, क्या लिखा है? क्या लिखा है? जितनी बार चाहो और जितना अमाउंट चाहो जाके जमा करो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। विड्रॉल पे क्या लिखा है? विड्रॉल पे क्या लिखा है? उ- उस पे बहुत सारी टर्म एंड कंडीशन लिखी है, समझ लो, साइन होनी चाहिए, और भी डाल सकते हैं, वो लिखा है उन्होंने आखिर में। बैंक जनरली पुट सर्टेन रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ विड्रॉल्स फ्रॉम दिस अकाउंट, नंबर पे भी रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, और ऑब्वियसली अमाउंट पे भी रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। और ऐसी सब टर्म एंड कंडीशन होती है, आपका चेक होना चाहिए, चेक पे साइन होना चाहिए, चेक पे 2 बार साइन होने चाहिए, दोनों साइन मैच करने चाहिए। समझ रहे हो क्या? बोलो, क्या मैंने यही लिखा है कि विड्रॉल पे रिस्ट्रिक्शन है, डिपॉजिट पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है? जल्दी बोलोगे तो जल्दी आगे बढ़ेंगे। करंट अकाउंट के बारे में क्या ख्याल है? इसकी कंपैरेटिव स्टडी करंट अकाउंट से, नीचे देखो करंट अकाउंट में इस चीज को लेके क्या लिखा हुआ है। ढूंढो और बताओ, इसी का कंपैरिजन बताओ मेरे को, क्या लिखा हुआ है करंट अकाउंट? करंट अकाउंट के अंदर क्या लिखा हुआ है? सॉरी रिद्धिम, तेरी आवाज अटक गई थी, क्या लिखा है? अरे इस चीज का कंपैरिजन चाहिए मेरे को, डिपॉजिट और विड्रॉल पे रिस्ट्रिक्शन रखना है कि नहीं है, बिल्कुल करंट अकाउंट में क्या कहता है इस पे? बिल्कुल साफ सुथरा लिखा है, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ डिपॉजिट एंड विड्रॉल, इसको बोलते हैं कंपैरिजन बनाना। और एक साथ हमने उस टॉपिक और इस टॉपिक की दोनों लाइनें पढ़ ली ढंग की। इससे जुड़ी है अगली बात, पता है ऐसा क्यों करा है सर? यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया, वहां पे रिस्ट्रिक्शन लगाया, ऐसा क्यों करा? क्योंकि पर्पस अलग अलग है ना। सेविंग अकाउंट का पर्पस है टू प्रमोट हैबिट ऑफ सेविंग इन पर्सन या पीपल, हैबिट चाहिए हमको लोगों के अंदर, टू प्रमोट सेविंग्स या सेविंग सेविंग हैबिट्स, लोगों के अंदर सेविंग हैबिट्स बढ़ाना है, ये पर्पस है। जबकि यहां पे क्या पर्पस है? टू फैसिलिटेट बिजनेस एक्टिविटीज। भाई बिजनेस करने के लिए तो कितनी भी बार ट्रांजेक्शन करना पड़ सकता है, इसलिए बिजनेस एक्टिविटीज के लिए कौन सा खाता खुलवाना चाहिए? करंट अकाउंट। क्या तुम्हें कंपैरेटिव स्टडी समझ में आई? ऊपर के भी हमने 2 3 पॉइंट निपटा दिए और नीचे के भी। अरे बोलो बोलो बोलो। हेलो। ओके, इंटरेस्ट रेट पे क्या कहते हो? इसमें ज्यादा इंटरेस्ट मिलना चाहिए, किसमें कम? ऑब्वियसली, क्योंकि वहां पे बैंक को मौका मिल रहा है उस पैसे को कहीं लैंड करने का, इन्वेस्ट करने का, बैंक कमाएगा तो तुम्हें देगा ना। कंपैरेटिवली यहाँ पे इंटरेस्ट होता है। लाइन कहाँ लिखी है इसकी, ढूंढ के बताना जरा, सेविंग्स में कहीं लिखी है इसके लिए? इट इन
सबको देख लो, अंडरलाइन करो। इंटरेस्ट रेट वेरीज फ्रॉम बैंक टू बैंक, ये वेरी करता है, हर बैंक के बारे में हम श्योर नहीं कह सकते, किसी में ज़्यादा मिलता है किसी में कम मिलता है। इनिशियल डिपॉजिट भी वेरी करता है, इनिशियल डिपॉजिट भी कुछ ना कुछ करना पड़ता है। और एक इंटरेस्ट की बात लिखी है नीचे, सबकी इकट्ठी करके एक साथ लिख सकते हो। इट इनेबल डिपॉजिट टू अर्न इनकम बाय इंटरेस्ट। क्या करंट अकाउंट में इंटरेस्ट मिलेगा? अलाउज डिपॉजिटर टू अर्न इंटरेस्ट, नो इंटरेस्ट जनरली। जनरली लिख देने से हमने एक्सेप्शन को जगह दे दी। जब भी कहीं एक्सेप्शन को जगह देनी है जनरली लिख दो। जनरली नो इंटरेस्ट इज आउट। एक पॉइंट लिख सकते हो इनिशियल डिपॉजिट पे, ढूंढो इनिशियल डिपॉजिट पे पॉइंट। इनिशियल डिपॉजिट समझ रहे हो, मतलब कम से कम मिनिमम बैलेंस वाली बात भी सोच सकते हो कि मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना। मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना क्या कहते हो? यहाँ मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ेगी, यस और नो? यहाँ जीरो बैलेंस मेंटेन कर सकते हो, सारे पैसे निकाल सकते हो कभी भी कितने भी, और जीरो तक ले जाओ। ढूंढो इन दोनों के लिए कुछ लिखा है कि नहीं लिखा है। बोलो बोलो बोलो। यस यस। इंटरेस्ट को लेके एक नीचे लाइन और लिखी है, वो भी देख लेना। नॉमिनल इंटरेस्ट मिलता है, मतलब ज्यादा नहीं मिलता। एफडी पे अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलते हैं, यहाँ पे इंटरेस्ट मिलता है नॉमिनल मिलता है। हाँ, और इसीलिए क्योंकि आप अपना इनिशियल डिपॉजिट, मिनिमम बैलेंस वाला कंसेप्ट है, आप थोड़ा पैसा भी रखोगे तो चलेगा। एफडी में ऐसा नहीं है, एफडी में तो जितने की एफडी है वो रखो, नहीं तो तोड़वा लो। और देखो इसमें, देखो करंट अकाउंट में क्या लिखा है, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट लिखा है क्या? ये लोग सर्विस चार्ज लेते हैं। सर्विस चार्ज मतलब बैंक कमाती है तुमसे, इंटरेस्ट देती नहीं है, बल्कि सर्विस चार्ज लेती है। मतलब बैंक को क्या फायदा होगा यार, तुमको जीरो बैलेंस भी अलाउ कर देंगे। हाँ, बस तुम पैसे रख रहे हो, निकाल रहे हो, रख रहे हो, तो बैंक तुम्हें सर्विस दे रही है, उसके बदले उसको मिलेगा क्या? यहाँ तो चलो तुम्हारा कुछ बैलेंस पड़ा रहता है उनके पास, तो वो लेंडिंग करके कमा लेते हैं। इनसे क्या मिलेगा? तो इनसे वो सर्विस चार्जेस लेते हैं। तो करंट अकाउंट के सर्विस चार्ज पे करने पड़ते हैं कस्टमर को। बोलो जी बोलो, समझ में आया या नहीं आया? करंट अकाउंट ही एक्चुअली में सही डिमांड डिपॉजिट है। डिमांड डिपॉजिट मतलब जितना चाहो तब निकाल लो और जीरो बैलेंस कर लो। ये मैं बार बार बोल रहा था तुम्हें, इससे रिलेटेड एक पॉइंट मिलेगा, नीचे लिखा है देखो। करंट अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज डिमांड डिपॉजिट। हाँ जी या नहीं? बोलो। ये लास्ट पॉइंट देखो, इसके फायदे में तुम्हें बाकी चीजें दिख जाएंगी, अगले पेज पे भी देख लो। बिजनेसमैन कैन मेक डायरेक्ट पेमेंट टू देयर क्रेडिटर, बैंक कलेक्ट मनी ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, मतलब सारी सर्विस देखो बिजनेसमैन को दे रहा है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट इनेबल द अकाउंट होल्डर टू ऑब्टेन ओडी फैसिलिटी। ओडी फैसिलिटी मतलब तुम्हारे खाते में पैसे नहीं है, उससे एक लिमिट सेट कर देंगे, 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा निकाल सकते हो। तुम्हारे खाते में नहीं भी होंगे तो 1 लाख तक एक्स्ट्रा निकाल सकते हो। ओडी फैसिलिटी बोलते हैं इसको। ओडी मतलब ओवर ड्राफ्ट, ओवर का मतलब ज्यादा, ड्राफ्ट मतलब निकालना। करंट अकाउंट रिवील्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ अकाउंट होल्डर, मतलब क्या? ये बहुत काम की लाइन है, आगे जाके ये कई बार यूज होगी। ऐसे समझ लो कि मेरे को आर्यन मेरे पास आया बिजनेस करने, ठीक है। आर्यन के बारे में मेरे को ये पता करना है कि यार ये अपने जो भी इसके ऊपर फाइनेंशियल लाइबिलिटी आती है टाइम पे चुकाता है कि नहीं, इसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, इसका हिस्ट्री कैसी है फाइनेंशियल लोगों से ट्रांजेक्शन करने की। तो मैं आर्यन के बैंक से रिक्वेस्ट कर सकता, आर्यन से कह सकता हूँ कि एक काम कर, अपने बैंक से लिखवा के ला के दे कि तू एक सॉल्वेंट पर्सन है, समय पे अपने उधार चुकाता है, ऐसा तेरे बैंक से लिखवा के ला के दे। बैंक वाला ऐसे ही तो नहीं लिख देगा, ऑब्वियसली उसकी रेपुटेशन गई। तो
लोग इसको गारंटर के तौर पे या बैंक से एक तरह से कंफर्म करने के तौर पे भी लेते हैं कि वो बैंक अपने कस्टमर के लिए ये सब लिख के देता है कि ये बंदा इसका चेक डिफॉल्ट नहीं होता, या पिछले 5 साल में इसने कोई चेक डिफॉल्ट नहीं किया है, चेक बाउंस नहीं किया है, सॉल्वेंट पर्सन है, इसके सफिशिएंट फंड मेंटेन रहता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। समझ गए क्या बात को? ये लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है, इसको एक बार रीड करना। ये मैंने एक एग्जांपल समझाया है, कल बाकी के 3 भी इसमें पढ़ेंगे। सिर्फ सेविंग और करंट समझाया है, बाकी के 3 इनके साथ ही पढ़ेंगे। तो ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसके बाद फिर हम कल आगे स्टार्ट करें। चैप्टर नंबर 5 के फोटो तो भेज चुका है ऑलरेडी आर्यन।